Hello children. In previous lecture we discussed about the topic बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। पिछले टर्म पे ये टॉपिक आपका डिस्कस किया था, मैं बायोस्फीयर के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, वेजिटेशन के वगैरह बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, साथ ही साथ आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी बताए थे, जिसमें दो टाइप आपके फॉरेस्ट बताए थे कि आपके इंडिया में दो तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एक है आपका एवरग्रीन और दूसरा है डेसिडियस। जैसे नाम से ही ये क्लियर, एवरग्रीन, एवरग्रीन मीन्स क्या, ऐसा पेड़, ऐसा या जंगल जो हमेशा पत्तों से घिरा रहे, मतलब वहाँ हमेशा हरे हरे पत्ते होते रहे, वहाँ पत्ते कभी गिरते भी हैं तो उसके गिरने से पहले ही नए नए पत्ते आ जाते हैं। ऐसे फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, जो पत्ते गिर जाएं और काफ़ी समय तक वो सूखे रहें और अपने सीजन में ही उसमें हरे हरे पत्ते आएँ, ऐसे फॉरेस्ट को डेसिडियस कहते हैं। कैसे इन दोनों को क्लासिफाई करेंगे, कैसे डिफरेंस निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए पत्तों के गिरने से ही हम बताते हैं कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। क्लियर। साथ ही साथ आपने दूसरा टॉपिक, इस पर दूसरा पॉइंट देखा था, लार्ज एरिया ऑफ, पहला पॉइंट मैंने बता दिया था, सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, तो वो देख लीजिए। लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड ऑफ ग्रो क्रॉप्स फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। जैसे जैसे आपके देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या किया जा रहा है, उनको भाई ज़मीन चाहिए रहने के लिए, उनको अच्छा खासा लैंड चाहिए क्रॉप्स को प्रोडक्शन के लिए, उनके ग्रो करने के लिए, तो क्या करते हैं, जंगले को काट देते हैं, जंगलों को नष्ट कर देते हैं किसी न किसी प्रकार से, और उसका यूज़ करते हैं अपने शेड के लिए, यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स के लिए। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व रखना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को बताना चाहिए, क्योंकि जितना ही फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होंगे अर्थ पे, और उसकी सज़ा हर एक इंसान को भुगतनी होती है। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो ये टॉपिक पिछले टॉप पे डिस्कस हुआ था, उसका सेकंड पॉइंट मैं लिख नहीं पाया था, सो डिस्कस नहीं कर पाया था। तो आप जान गए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। तो सिंपल अगर पूछे कितने टाइप्स है तो दो ही बताइएगा, एवरग्रीन और डेसिडियस। किस बेस पे, तो हमेशा रखिएगा सेडेड लीव्स के, सेड देयर लीव्स, उनके लीव्स के गिराने के पद्धत पे हम इन्हें दो पार्ट में करते हैं। एवरग्रीन क्या होता है, डेसिडियस क्या होता है, ये आप जान गए। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, 33% फॉरेस्ट होना चाहिए हमारे अर्थ पे, और आप जानते ही हैं 25 से भी कम है, तो बहुत ज़रूरी है फॉरेस्ट को कंजर्व करना। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, और वो है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। किस प्रकार फॉरेस्ट और एनिमल्स का डिप्लीशन हो रहा है, उनका खात्मा हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं। क्लियर। प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। प्लांट क्या करता है, एनिमल्स को शेल्टर देता है, रहने के लिए घर देता है, एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। इकोसिस्टम क्या है, ये पीछे मैं डिफिनेशन में बता चुका हूँ। यानी प्लांट डिपेंड होता है एनिमल्स पे, तो एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। ये दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, वो जो एक सिस्टम तैयार होता है उसी सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इकोसिस्टम में चाहे वो प्लांट की बात की जाए, ह्यूमंस की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। क्लियर। चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफियरेंस। हाँ, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि ह्यूमन उसमें, मानव उसमें इंटरफेयर करता है। कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड प्लांट एंड एनिमल्स। इस ह्यूमंस के बार बार इंटरफेरेंस करने की वजह से इन नेचुरल्स जो फॉरेस्ट होते हैं या एनिमल्स होते हैं, इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीछे भी बता चुका हूँ, जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उनका डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ने की वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, और उससे निश्चित तौर पे बहुत सारे प्लांट जिनकी स्पीसीज़ इंडेंजर्ड में चली गई हैं, जो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं, ख़त्म भी हो चुकी हैं। कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड्स की सीरीज़ में चले गए हैं, और काफ़ी सब एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं। ये सब हो रहा है मानव के इंटरफेरेंस के कारण, यानी वो पूरे नेचुरल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है उसकी अपनी एक्टिविटी से। क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, और इन सब की वजह से उन्हें जंगलों को काटना पड़ता है, और जंगलों को काटने का मतलब है कि एक बहुत बड़े डिजास्टर के आने को संकेत करना।
फायर्स, अच्छे खासे आग लगा देता है जंगलों में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। पोचिंग का डिस्कस करूँगा नेक्स्ट रीडिंग में भी डिफाइन कर दूंगा। नेचुरल डिजास्टर, इनकी वजह से क्या होते हैं, कई सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। एंड ह्यूमन फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन, और ये ह्यूमन फैक्टर साथ ही का नेचुरल डिजास्टर, इन दोनों की वजह से बहुत सारे स्पीसीज अर्थ से ख़त्म हो जा रहे हैं। मैं नेचुरल डिजास्टर को ज़्यादा दोषी या ज़्यादा गिल्ट तो नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अगर नेचर कोई डिजास्टर करती भी है तो नेचर उसको बनाती भी है, यानी वो मेंटेन करती है, बैलेंस करती है प्रोडक्शन और एंड को, दोनों को वही पैदा भी करती है और वही नष्ट भी करती है। तो ये नेचुरल बैलेंस है। तो नेचुरल डिजास्टर को तो मैं उतना उत्तरदायी नहीं कहूँगा जितना उत्तरदायी मैं ह्यूमन फैक्टर को कहूँगा, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई है। नहीं तो नेचुरल डिजास्टर उतने ही आते थे जितना नेचर चाहती थी, क्योंकि उसे बैलेंस करना था नेचर और अर्थ को। क्लियर? लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या बढ़ गई, और उनकी संख्या बढ़ने की वजह से उसकी सज़ा भुगत रहे हैं पूरे अर्थ के आपके पॉपुलेशन। तो ये है डिफ्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, किस प्रकार फॉरेस्ट और एनिमल का डिफ्लेशन हो रहा है, उसके बारे में आपने 2 पॉइंट देख लिया। क्लियर? क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ा ह्यूमन फैक्टर ये डिपेंड है। यहाँ मैंने एक वर्ड दिया था पोचिंग, में बोला था उसे डिस्क्राइब करूँगा, तो आप देख लीजिए। पोचिंग, 2 वर्ड होते हैं। पोचिंग मीन्स होता है जानवरों का शिकार करना, उसी को कहते हैं पोचिंग। तो यहाँ एक वर्ड और आता है हंटिंग। सर आप कहेंगे सर अगर पोचिंग होता है तो हंटिंग क्या है? बाबू दोनों का मतलब तो यही होता है, जानवरों का शिकार करना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हंटिंग क्या होता है? जब हमें भूख लगती है, जब हमें ज़रूरत होती है, तो हम जानवरों को मारते हैं और उन्हें खाते हैं, ये होता है हंटिंग। क्लियर? पोचिंग क्या होता है? जब जानवरों को हम मारते हैं ट्रेड की वजह से, यानी उस जानवर को मारकर हमें पर्पज उनको खाना नहीं है, बल्कि पर्पज है उनके स्किन को या उनके टीथ को ट्रेड करना, बेचना। क्लियर? जब पर्पज ट्रेडिंग का हो जाए तो उसे पोचिंग कहते हैं, जब पर्पज खाने का हो जाए तो उसे हंटिंग कहते हैं, और दोनों का मतलब ही होता है जानवरों को शिकार करना। आप हंटिंग करो या पोचिंग करो, भुगतना तो बेचारे जानवरों को ही पड़ता है निश्चित तौर पे। तो ये पेचिंग बहुत डेंजरस वर्ड है इन वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तब। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज पोचिंग, बहुत डिफिकल्ट, बहुत खतरनाक वर्ड है। एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, उनके स्किन, हाइड्स भी एक प्रकार का स्किन होता है। एनिमल्स का पोच किया जाता है, उन्हें मारा जाता है और कलेक्ट किया जाता है उनके हाइड्स को, उनके स्किन्स को, उनके नेल्स को, उनके टीथ को। हाँ, उनको किया जाता है ट्रेडिंग, और आपको पता होना चाहिए इस ट्रेडिंग से ट्रेड करने वालों को बहुत फ़ायदा होता है। आप चंद दिनों के फ़ायदे के लिए आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आपने नेचर में कितना बड़ा इंडिफरेंस क्रिएट कर दिया है, कितना बड़ा डाइवर्सिटी क्रिएट कर दिया है, कितना निगेटिव फैक्ट दे दिया है आपने नेचर को, क्योंकि ये स्पीसीज़ किसी न किसी स्पीसीज़ को बैलेंस करती है, और नेचर में बैलेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन होता है ना, इंसानी भूख, इंसानी लालच, इनको जितना मिले, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तब ये और काम करते हैं जिससे मुझे और फ़ायदा मिले, फिर वही काम करते हैं जिससे और फ़ायदा मिले, क्योंकि इंसानों का ये नेचर है कि वो अपने फ़ायदे को कभी कम नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्लियर? तो वो मारता है इन जानवर्स को, कई सारे जानवर, कई सारी स्पीसीज़ को तो लगभग एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, वो ख़त्म कर चुके हैं, कई सारे स्पीसीज़ इंडेंजर्ड के ग्रुप में चले गए हैं। तो ये पोचिंग इज़ द वेरी डेंजरस वर्ड इन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। क्लियर? सब जैसे कुछ एनिमल्स के बारे में बात किया जा रहा है जिनका पोचिंग किया जाता है, जैसे टाइगर हो गया, लायन, एलिफेंट, डियर, राइनोसोरस, पीकॉक, इन सब जानवरों का पोचिंग किया जाता है। एलिफेंट का आप जानते ही हैं कितना हाईलाइट है एलिफेंट वाला, उनके टीथ को निकालते हैं सब। राइनोसोरस हो गया, उनके टीथ को निकालते हैं। टाइगर, लायंस के स्किन को, उनके हाइड्स को लेके जाते हैं, उन्हें मार्केट में बेचते हैं। हालांकि ये अनऑफिशियल ट्रेड है, इसके बावजूद वो कहीं नहीं चुपके से या किसी प्रकार से चीट करके वो इन सब की ट्रेडिंग आज भी करते हैं। National parks, wildlife sanctuary and biosphere reserve are made to protect our natural vegetation and wildlife resource. ठीक है, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर
नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लियर। गवर्नमेंट ने इसे किसी प्रकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन एनिमल्स को, कई सारे नेचुरल वेजिटेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तमाम नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जा रहे हैं, कई सारे आपके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और इन सब की वजह से गवर्नमेंट हुआ वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, चाहे वो प्लांट्स की हो या फिर चाहे वो एनिमल्स की हो। केवल गवर्नमेंट के काम करने से ये नहीं, निश्चित तौर पे ये पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग को भी अवेयरनेस रखना चाहिए, हम लोग को भी इस प्रकार का काम करना चाहिए कि इन्हें किसी न किसी के रूप में बचाया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, लाइक जैसे वन महोत्सव मनाती है, सोशल प्रोटेक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज। कई सारे वन महोत्सव प्रोग्राम चलाती है, कई सारे आपके सोशल फॉरेस्ट्री का कई सारे प्रोग्राम चलाता है, और इसके जरिए वो किसी न किसी प्रकार के प्लांट्स को और वाइल्ड लाइफ को वो बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ, ये केवल गवर्नमेंट के ही करने से नहीं हो पाएगा, बल्कि हर एक इंसान में इस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए, उन्हें ऐसा काम करना चाहिए कि इन स्पीसीज़ को बचाया जा सके या इन स्पीसीज़ को मेंटेन किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट, मेनी कंट्रीज़ है पास्ड, कई सारे कंट्रीज़ ने बहुत सारे लॉ पास किए अगेंस्ट द ट्रेडर, इस तरह के ट्रेडिंग को रोकने के लिए, एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड और एनिमल्स को बचाने के लिए कई सारे देश इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिससे इनको बचाया जा सके। कंट्रियाँ ऐसा प्रोग्राम चलाती हैं जिससे बर्ड्स और एनिमल्स की किलिंग को अनऑफिशियल ट्रेडिंग की जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए अगर जो बर्ड्स और एनिमल्स को मानते हैं। ऐसे आप इंडिया भी देखते हैं, आपका आगे लिख भी सकते हैं, इंडिया भी कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किया है टाइगर्स को बचाने के लिए, टाइगर्स प्लान और एलिफेंट को बचाने के लिए एलिफेंट चलाते हैं, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, ऐसे तमाम योजनाओं को चलाया जाता है, तमाम ऐसी स्कीम को चलाया जाता है जिससे इंडियन गवर्नमेंट इन बर्ड और एनिमल को अनऑफिशियल ट्रेडिंग को रोक सके और उन्हें पनिश कर सके जो इस प्रकार का अनऑफिशियल वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल गवर्नमेंट ऐसा काम करे इससे बचाया नहीं जा सकता। निश्चित तौर पे हमें खुद जागरूकता होनी चाहिए, हमें खुद ऐसा काम करना चाहिए जिससे इन स्पीसीज़ को, चाहे वो बर्ड्स का हो, एनिमल्स का हो या प्लांट्स का हो, इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी को लेकर इंटरनेशनल ने भी एक काम किया है, इंटरनेशनल के तमाम देशों ने मिलकर एक कन्वेंशन बनाया है जिन्हें आप साइट्स कहते हैं, CITES एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, ये बनाया है, कई सारे देश इसमें सम्मिलित है, UN की एक संस्था है, हैज बीन इस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज। इसने क्या किया, एक लिस्ट बनाया है। क्लियर, ऐसे अलग अलग लिस्ट बनाए हैं और उस लिस्ट में क्या किया है, बर्ड्स और एनिमल्स को रखा है, कौन से बर्ड इंडेंजर्ड में हैं, कौन से बर्ड्स एक्सटिंक्ट में हैं, तो उस प्रकार का ये एक लिस्ट बनाया है साइट्स। और आपको पता होना चाहिए उसमें लगभग 5000 एनिमल और लगभग 28,000 प्लांट ट्रीज को रखे गए हैं उन लिस्टों में। तो उन लिस्टों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, एक बना दिया गया है एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुके, इंडेंजर्ड जो खत्म होने की श्रेणी में है, सेफ, ऐसे करके 3 लिस्ट पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ लिस्टों के बारे में। तो ऐसा लिस्ट बनाया है, जैसे जैसे स्पीसीज़ आते हैं या ख़त्म होते हैं तो वैसे वैसे उनको चेंज किया जाता है लिस्ट में। जो इंडेंजर्स लिस्ट की श्रेणी में है उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें हम बचा ना सके तो वो जल्द ही एक्सटिंक्ट लिस्ट में आ जाएंगे, यानी ख़त्म होने की लिस्ट में आ जाएंगे। अब जैसे आप चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट आपको पता होना चाहिए कोकोना बीन नामक प्लांट से बनाया जाता है। कोकोना बीन की जो पहले जो उनकी पॉपुलेशन थी उसके कंपेयर में आज उन ट्रीज़ का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इतना कटिंग किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। कटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उतना आप लगा नहीं रहे हैं तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। अब कोकोना बीन अगर प्लांट ख़त्म हो गया तो चॉकलेट कहाँ से खाओगे? ऐसे ही आपके जो कॉफ़ी वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी कई सारे प्लांट के फल डाले जाते हैं बनाने के लिए कॉफ़ी वगैरह को। तो ये सब इंडेंजर्स ग्रुप में है, इन्हें बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो गवर्नमेंट के अलावा हमें भी ऐसा काम किया जाना चाहिए कि इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर? तो ये बात हो गई पोचिंग की। पोचिंग क्या होता है वो आप समझ गए, पोचिंग को रोक कैसे सकते हैं वो आप समझ गए, गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है वो आप समझ गए, साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या कर रहा है उस पॉइंट को आप समझ चुके हैं। क्लियर? आइए चैप्टर का लास्ट हेडिंग देखते हैं और वो हेडिंग है फॉरेस्ट फायर्स। फायर्स आप वो भी वर्ड्स आया है बीच में, तो आइए डिस्कस करते हैं फायर्स मीन्स क्या, कैसे आग लगती है इनके बारे में। ठीक,
फॉरेस्ट फायर इज ए थ्रेट टू इंटायर रीजन्स ऑफ फ्लोरा एंड फना। अब दो वर्ड यहाँ आ गए, फ्लोरा और फना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे हालांकि इसको एक्सप्लेन भी किया गया है नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। जिस जगह पे प्लांट सबसे ज़्यादा होते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्लांट होते हैं, उस एरा को हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा, एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर फ्लावर, यानी इसमें क्या आते हैं, प्लांट आते हैं। फना, प्लांट इसमें नहीं आते हैं, प्लांट नहीं आएगा तो क्या आएगा, एनिमल। फना यूज़ किया जाता है एनिमल्स ग्रुप के लिए और फ्लोरा यूज़ किया जाता है प्लांट्स ग्रुप के लिए। फॉरेस्ट फायर इज़ ए थ्रेट टू इंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फना। फॉरेस्ट फायर, ये फायर बहुत खतरनाक होता है, चाहे वो प्लांट की बात किया जाए या फिर एनिमल्स की भी बात किया जाए, चाहे फ्लोरा की बात किया जाए या फना की। इट आकस मेनली 3 रीजन्स। इस आग के होने के पीछे 3 रीजन है। क्यों आग होता है, किस प्रकार ये आग होते हैं, उसके पीछे 3 रीज़न बताए गए हैं कि इस वजह से जंगलों में आग लगते हैं, फायर्स लगते हैं। उसके 3 रीजन बताए गए हैं। पहला, नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग। सबसे पहला तो यही है, आप देखते हैं जब बारिश वगैरह होती है तो आकाशीय बिजली चमकती है, कई चमकता होगा बारिश वगैरह में, आप देखते ही हैं। कभी कभी ये आकाशीय बिजली फॉरेस्ट पे गिरता है और अच्छा खासा वहाँ आपका फॉरेस्ट को जला देता है। तो इसको तो हम रोकथाम नहीं लगा, इसे रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है। मैंने क्या बोला, नेचर अगर कोई डिजास्टर करती है तो वो बैलेंस भी कर लेती है। अगर वो कोई फायर गिरा रही है, कोई बहुत बड़ा लाइटनिंग हो रहा है आकाश से, तो वो जितना प्लांट्स को नष्ट करता है, नेचर फिर उतना प्लांट ग्रो भी कर देता है। क्लियर? तो ये नेचुरल है, उसको आप तो रोक सकते नहीं है, ना ही आप लाइटनिंग को रोक सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वो हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए नेचर खुद उसे प्रोड्यूस कर लेती है उतने प्लांट्स को, तो ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का फॉरेस्ट फायर ही है। दूसरा, फायर ड्यू टू लिटरिंग बाई केयरलेस पीपल। लिटरिंग बहुत खतरनाक वर्ड। लिटरिंग मीन्स क्या, कूड़ा करकट जो हम फेंक देते हैं इधर उधर। जंगलों से टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, जंगलों से कोई इंसान चला गया तो क्या होता है, वहाँ सिगरेट पीता हुआ जाता है, तो वो सिगरेट क्या करता है, वहाँ फेंक देता है। क्लियर? आदत है, तो सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सिगरेट पी रहा है, ख़त्म हो रहा है, पता चला जंगल में फेंक दिया, तो इसी को लिटरिंग बोलते हैं। जब आप अनावश्यक चीज़ों के द्वारा जंगल्स में एक प्रकार की आग लगा देते हैं, यानी बिखराव कर देते हैं कंकड़ पत्थरों का, यानी बेवजह के आप कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं, इसे हम लिटरिंग कहते हैं। यहाँ लिटरिंग केवल मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कई सारी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ट्राइब्स हुए, जंगल में रहते हैं, जंगल पे ही डिपेंड है, तो कभी कभी वो कुछ उसमें केयरलेस होते हैं। केयरलेस मीन्स क्या, खाना बनाया तो उसको क्या किया, लकड़ी को ऐसे जलते ही बुझाया ही कहीं फेंक दिया, कहीं पता चले वो लकड़ी जाके झाड़ी में गिर गया, तो उससे क्या होगा, वहाँ फायर हो जाएगा और उस फायर से पूरे फॉरेस्ट को नुकसान हो जाएगा। तो केयरलेस पीपल जो होते हैं वो लिटरिंग के कार्य के द्वारा भी फॉरेस्ट में बहुत बड़ा फायर क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है, परपोजली काज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स मिस्चीफ मेकर्स एटसेट्रा। क्लियर? कई सारे लोग बेवजह फायर क्रिएट कर देते हैं जंगलों में अपने रहने के लिए। जैसे मुझे ये जगह चाहिए, यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ या एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, इनहेबिटेंट्स अपने रुकने, इनहेबिट मीन्स क्या होता है, हैबिट मीन्स जहाँ रहने का जगह हो, इनहेबिटेंट्स अपने जगह को बनाने के लिए, वहाँ खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए, मिस्चीफ मेकर्स, उन्होंने बहुत सारा आग लगा देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं जंगलों को। इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको वहाँ रहना भी है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने 4 पेड़ 10 पेड़ जलाए हैं तो उतना कम से कम वेजिटेशन करना चाहिए कहीं साइड में, उतना आप ग्रो करवाइए, क्योंकि आपने एक तरह से पेड़ों को नष्ट नहीं किया, बल्कि आपने खुद अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा आपने रिस्क लिया है। आप तो जी लेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियाँ सर्वाइव कर पाए, ये बहुत ही मुश्किल है। क्लियर? तो अगर आप वहाँ रहने के लिए जंगलों को आप साफ़ कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, जंगलों में आग लगा रहे हैं, तो उतना आपको बैलेंस भी करना होगा, उतना आप कार्य करिए। तो ऐसे ये 3 एक्टिविटी हैं और इन एक्टिविटी के ही द्वारा फायर्स लगते हैं फॉरेस्ट में, और इसी एक्टिविटी को हम लोग फॉरेस्ट फायर कहते हैं। क्लियर? पहला क्या है, एक बार फिर, लाइटनिंग जो ऊपर से आकाशीय बिजली गिरती है। दूसरा, लिटरिंग, बेवजह के हम सिगरेट वगैरह फेंक देते हैं सभी लोग जंगलों में। थर्ड वन, रहने के स्थान के लिए लोग खुद ही जंगलों को जला देते हैं। तो इन एक्टिविटी को हम लोग फॉरेस्ट फायर कहते हैं। तो ये हेडिंग के साथ आपका चैप्टर तो हो चुका है ये फिनिश। क्लियर? तो आपने बहुत सारे टॉपिक्स में देखे, निश्चित तौर पे बहुत लेंदी चैप्टर भी था, बड़ा चैप्टर था, काफ़ी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को। हालांकि 3 ही दिन मेरे क्लास होते हैं, लेकिन फिर भी
लंबा लेक्चर आपका गया, लेकिन क्या करूँ, चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा एक्सप्लेन करके ही मैं पढ़ाना चाह रहा था कि आप इसे पढ़ लेंगे तो आगे कम से कम चैप्टर्स में हेल्प करेगा, मुझे उस प्रकार समझाना नहीं पड़ेगा जैसे इस चैप्टर को मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। क्लियर? तो आपने इसमें तमाम अच्छे अच्छे हेडिंग देखा, स्पेशली इस बात को देखा आपने कि किस प्रकार आप वाइल्ड लाइफ हुआ या किस प्रकार नेचुरल वेजिटेशन हुआ, इन्हें किस प्रकार आप बचा सकते हैं, किस प्रकार आपके इंडिया को ग्रोइंग पथ पे ले आ सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गवर्नमेंट की नहीं होती, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की होती है जो इस अर्थ पे रह रहा है और भोग ले रहा है इन फॉरेस्ट का या फिर अन्य चीज़ों का। बढ़िया। रही बात लैंड की, सॉइल की, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सब के बारे में आपने पूरा डिटेल देख लिया। जितना टॉपिक आपका होना चाहिए उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया हूँ। आपने नोट अपना तैयार कर लिया होगा, नोट नहीं तैयार किए हैं तो शुरू से मेरे वीडियो देखिए और सारा नोट तैयार कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश, यानी आपके हिस्ट्री के 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, आपके ज्योग्राफी के 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए मुझे आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाना है एसएसटी में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री 2 हो गया, ज्योग्राफी 2 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूँगा। हालांकि चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ओरल के तौर पे पढ़ाया है। क्लियर? इस बार मैं आपको नोट्स के तौर पे पढ़ाऊंगा, मतलब फिर उसी चैप्टर का एक तरह से समझिए हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन के साथ साथ आपको मैं नोट प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? तो आपके हिस्ट्री के 2 चैप्टर, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर मेरे फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, यानी कल मैं हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 3। क्लियर? इसका मैं होमवर्क आपको सेंड कर रहा हूँ, बुक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, कोशिश कीजिए उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने सारा टॉपिक पढ़ा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। क्लियर? आप क्वेश्चन भी इसके कर लीजिएगा, 1 वर्ड का आंसर होगा वो भी कर लीजिएगा, कुछ शॉर्ट होंगे कुछ लॉन्ग होंगे। जो जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, वो सारा क्वेश्चन आप टैकल कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी टैकल कर लीजिएगा। मैं जिस दिन मुलाकात होगी मैं वो देख लूँगा कि आपने अच्छा नोट्स बनाया है कि नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।